जो इन्होंने किया, आई डोंट थिंक सो कोई भी मदर वो कर सकती है, बिकॉज इनकी आंखों से वो बच्चा देख रहा है। जब हमें पता लगा कि मिन्हाज जो है वो देख नहीं सकता, टोटली ब्लाइंड है, एक बार तो बीइंग अ पेरेंट जो है एकदम सब कुछ जैसे नमनेस, बिल्कुल कि कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। नोएडा में वो रहते हैं, सक्षम स्कूल जो है वो चलाते हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए। मतलब यहाँ हम रो रहे हैं बैठ के कि बच्चे को कैसे पालेंगे, हम बिल्कुल एकदम जीरो, कुछ भी नहीं है आगे कि भी कैसे करना है, कैसे चलेंगे उसको लेकर। बस मैं बैठ के बच्चों को देख रही हूँ किस तरह से बच्चे सब काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं बच्चे ब्रेल के थ्रू। मैं पास के स्कूल में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप मदर हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसे बच्चे ना मतलब स्कूल में नहीं पढ़ सकते। ऐसे का मतलब है कि आपका बच्चा ना देख नहीं सकता, अंधा है, और ये आप इसको अंधे वाले स्कूल में डालो। जो काम हो नहीं रहा, ठीक है, अब वो मेरे लिए चैलेंज है कि मुझे करना है। मतलब उस वक्त तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ये बच्चे लैपटॉप भी चला सकते हैं, स्ट्रेंज। तो मैं वहाँ पे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो आर.के. पुरम में है दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने मिधांश को मैं लेकर गई, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। जब मिधांश 10 इयर्स का था, इवन 3rd में था, तब मिधांश ने फर्स्ट टाइम ओलंपियाड जो था पार्टिसिपेट किया था। मिधांश के तीनों ओलंपियाड में गोल्ड मेडल आया था इंटरनेशनल में। 10th में भी उसने स्टेट लेवल पे टॉप किया है। जी जी, ये भी बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मिधांश पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला बच्चा कह सकती हूँ मैं, जिसने जो है पहली बार अपने लैपटॉप के थ्रू अपने बोर्ड्स के एग्जाम भी खुद दिए विदाउट एनी हेल्प ऑफ राइटर। मतलब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मिधांश की वजह से एक बाकी मदर्स में और बाकी बच्चों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि जब मिधांश, जैसे मुझे आया था कि जब कार्तिक कर सकता है तो मिधांश क्यों नहीं, तो वैसे ही मिधांश कर सकता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं वो बच्चों को उस तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे जैसे आपने किया। कि कुछ तो पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि तांत्रिकों के पास लेके जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, वो ये कर लो जी, झाड़ फूंक करवा लो, ये कर लो। अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल ना चलाए तो सबसे पहले उस मोबाइल को आपको छोड़ना पड़ेगा। आई थिंक ये मदर की ही हिम्मत है कि वो बच्चे को आपने हिम्मत दी कि बेटा आप आ सकते हो, मैंने टिकट बुक करवा दी और आपको आना है। अदरवाइज 10 इयर्स का बच्चा, आई डोंट थिंक सो लोकल भी कहीं जो है कैब से, गाड़ी से या किसी की भी हेल्प से अकेला आ जा सकता है। आई डोंट थिंक सो। मिधांश, जैसे मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे नहीं पता नहीं ऑल ऑफ सडन मिधांश को क्या सूझा, किचन में आया और ऐसे मैं मुझे टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, पीछे बैक पे टच कर रहा है। मैं थोड़ा बिजी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं क्या मिधांश क्या कर रहा है, क्यों इरिटेट कर रहा है? कहता मम्मा मैं देख रहा हूँ आप कैसे दिखते हो। Oh my God. Hi everyone. Today your host Pooja Sharma, The Journey Podcast. So आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, जो कि हर फीमेल के लिए बहुत इंस्पायरिंग मदर और बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी हैं, जो आपको बताएंगे किस तरह से लाइफ में उन्होंने सक्सेस और अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया। हर मदर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, बट यहाँ जो हम जानने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। सो बहुत बहुत वेलकम है हमारे यहाँ आए हुए गेस्ट रमता महादेव सोनी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं चाहूंगी आप अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारी ऑडियंस को, किस तरह से आपने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की और क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल की और अभी आप क्या कर रहे हैं। मैं पेशे से जो है साइकोलॉजिस्ट हूँ, चाइल्ड काउंसलिंग और वैसे जो भी डिप्रेशन के केसेस या स्ट्रेस के जो भी हैं वो केसेस में देखती हूँ। जर्नी के लिए पूछें तो मेरी खुद की अपनी कोई बहुत ज़्यादा खास अचीवमेंट्स नहीं है। हाँ, बेटे के लिए मैं कह सकती हूँ कि बेटे के बहुत अचीवमेंट्स हैं और बेटे के पीछे बहुत एफर्ट्स भी किए हैं। हमारी खुद की दोनों की एक अपनी एक जर्नी रही है जो कि बहुत स्ट्रगल रही है उसके अंदर जी। और आज रिजल्ट ये है कि बहुत उसको सक्सेस भी मिली है उसके लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगी वो मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, मेरे महादेव का करना चाहूँगी जी। हाँ जी। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं, तो इस बच्चे की खासियत कहूँगी मैं उस चीज़ को, ये बच्चा देख नहीं सकता बाय बर्थ। बट जैसा कि मैम ने बोला कि मेरी जर्नी बहुत खास नहीं है, बट नहीं, मैं कहूँगी बहुत खास है, क्योंकि हर मदर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है। बट जो इन्होंने किया, आई डोंट थिंक सो कोई भी मदर वो कर सकती है, बिकॉज इनकी आंखों से वो बच्चा देख रहा है और वो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि वो बच्चा देख नहीं सकता। अगर मैं बात करूं बच्चे की स्टडीज की, बचपन से लेके अभी तक
क्या क्या मैम आपको प्रॉब्लम्स आई और किस तरह से आपने उसको आगे जाके उस चीज को आपने किया सॉल्व, वो सब जानना चाहूंगी मैं अब। एक्चुअली मेधांश जो है वो प्रीटर्म हुआ था। जी 30 वीक्स पर हुआ था वो। यूजुअली क्या होता है कि 30 वीक्स पे जब बच्चा होता है तो उसका एक पूरा नर्सरी के अंदर ही एक पूरा टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे तो एक आई टेस्ट भी होता है 15 डेज का जो पीरियड होता है उसके अंदर अंदर। जी तो उसका आई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ था। तो जब तक हमें पता लगा था, जब तक उसकी 6th ग्रेड आ चुकी थी, रेटिना जो था डीअटैच हो चुका था। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर कभी भी आगे फ्यूचर में भी भगवान ना करे कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हो तो पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं थी। जी तो जब एक प्रीटर्म बच्चा होता है तो उसके काफ़ी टेस्ट जो होते हैं वो नर्सरी में होने ज़रूरी होते हैं। इसका आई स्क्रीनिंग हो जाता तो शायद लेज़र वगैरह के थ्रू जो है इसका हमारा 80 या 90% विजन हमारे हाथ में होता। जी खैर इस चीज़ का मुझे मतलब मैं उसको लेके नहीं बैठ रही हूँ। ठीक है, ये डेस्टिनी थी, ये लिखा हुआ था, सब कुछ वहाँ से प्लान होके आया है। बिल्कुल और बड़े किस्मत वाले होते हैं वो पेरेंट्स जिनको ये बच्चे मिलते हैं, जी क्योंकि आज हमारी हिम्मत है कि हम जो है मेधांश के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं और जी ये हमें हिम्मत जो है भगवान से मिली है। बिल्कुल तो उसके बाद जब हमें पता लगा कि मेधांश जो है वो देख नहीं सकता, टोटली ब्लाइंड है। एक बार तो बीइंग अ पेरेंट जो है एकदम सब कुछ जैसे नमनेस, बिल्कुल कि थमसा गया कुछ भी बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। छोटा सा मेधांश हाथ में है कि इसको कैसे लेके हम लोग आगे करेंगे, कैसे। हस्बैंड जो है वो अपने एक स्ट्रेस में है, मेरा अपना एक बीइंग अ मदर, एक जो डिलीवरी के बाद भी जो एक डिप्रेशन होता है, जी एक उस तरह का स्ट्रेस अलग है, एक बच्चे को लेके स्ट्रेस अलग है। फिर भी ठीक है, मूव ऑन कर रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को। मिधांश जैसे जैसे ग्रो करता रहा, मिधांश एक अलग ही मतलब बच्चा है। वो जब छोटा था तब भी वो बड़ा खुश, उसको नहीं पता कि दुनिया कैसी दिखती है। बिल्कुल ठीक है, ये हमें मालूम है क्योंकि हम देख रहे हैं जी कि दुनिया कैसी दिखती है। उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से कि वो कैसी दिख रही है। वो बहुत खुश रहता था जी जब से छोटा था। मुझे आज भी याद है जब मिधांश 1.5 ईयर का हुआ था, तो वैसे ही एक कंसर्न कि अब स्कूलिंग वगैरह भी होगी आगे, जब ये 2 इयर्स का हो जाएगा, प्ले स्कूल में जाएगा। तब मैंने एक बार, मुझे अच्छे से याद है, एफएम में सुन रही थी। एफएम के थ्रू पता लगा कि आईवे कंपनी है जो वो रेडियो पे अपना एक बता रहे थे कि किस तरह से ब्लाइंड बच्चों के लिए हेल्प होती है। तो मुझे वहाँ पे आज भी याद है, उन्होंने ब्रिजबाला मैम का नाम लिया था। जी तब मुझे उनके बारे में पता लगा तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, हाईवे वालों को। तो मैंने पूछा उनसे कि ये कहाँ है, कैसे हैं, बच्चों को कैसे हेल्प करते हैं स्टडीज़ में, कैसे। जब हमें उनके बारे में पता लगा तो ब्रिजबाला मैम के बारे में मुझे पता लगा। नोएडा में वो रहते हैं, सक्षम स्कूल जो है वो चलाते हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए। ओके सिर्फ खाली ब्लाइंड भी नहीं, बल्कि ब्लाइंड और जो डेफ एंड म्यूट बच्चे जो होते हैं, मल्टीपल जो स्पेशल नीड बच्चे डिसऑर्डर्स होते हैं। तब फिर मैं उनसे मिली मैम से। उन्होंने मुझे जो है कार्तिक साहनी का नाम बताया कि कार्तिक जो था उस वक्त, काफ़ी साल पहले की बातें हैं ये, आज से कुछ 12-13 साल पहले की बातें हैं, कि मुझे बताया कि कैसे कार्तिक ने अपनी अचीवमेंट्स हासिल की बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन। उसकी मदर ने उसको कितना सपोर्ट किया। तो फिर हम लोग जो है, मतलब मैं फिर उसको मेधांश को लेकर वहाँ जब सक्षम में गई, मतलब मैं देख रही हूँ कि वहाँ तो दुनिया ही अलग है। मतलब बिल्कुल यहाँ हम रो रहे हैं बैठ के कि बच्चे को कैसे पालेंगे, हम बिल्कुल एकदम जीरो, कुछ भी नहीं है आगे कि भी कैसे करना है, कैसे चलेंगे उसको लेकर। जब वहां जा रही हूँ तो मतलब एक उम्मीद जाग गई जागती है कि हाँ क्या करना है हमें। बस मैं बैठ के बच्चों को देख रही हूँ किस तरह से बच्चे सब काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं बच्चे ब्रेल के थ्रू। फिर मैं कार्तिक की मदर से मिली तो उन्होंने मुझे कार्तिक के बारे में बताया। उन्होंने, शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिनसे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। ओके जब अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल मैं भी तो एक मदर ही हूँ ना, बट उनकी बिल्कुल लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही है। कार्तिक की मदर ने उस वक्त मतलब सारे कार्तिक के नोट्स बनाना करना। फिर मैं ऐसे करके मेधांश को ले जाती गई वहां पर। पहले तो शुरू शुरू में बहुत जल्दी जल्दी जाना होता था। इन सिरसा और लाइक नहीं, इन नोएडा। नोएडा ओके उसके बाद फिर मेधांश को टाइम आया कि स्कूल में करवाना है, प्ले स्कूल में करवाना है। उस वक्त कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं था कि 3 इयर्स का बच्चा लेना बच्चा जो है है हम लोग लेते हैं। उस वक्त 2 साल के बच्चे स्कूल में जाते थे, प्ले स्कूल में। मैंने अपने जो पास का स्कूल है वहाँ से
मैंने बात की उनसे कि ऐसे ऐसे बच्चा है और उसको प्ले स्कूल में डालना है। चलो बच्चा एटलीस्ट सिटिंग लेगा, बैठेगा। बिल्कुल अमूमन वैसे भी देखे तो एक नॉर्मल बच्चे को भी हम कोई एजुकेशन के लिए नहीं नहीं भेजते। भेजते एक बच्चे को शेयरिंग आती है, केयरिंग आती है, सिटिंग लेता है बच्चा, बिल्कुल बहुत कुछ सीखता है। मैं पास के स्कूल में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप मदर हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसे बच्चे ना मतलब स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा अच्छा मैम कैसे बच्चे, हम्म आपका ऐसे बच्चे से क्या मतलब है? तो कहते हैं कि मैम ऐसे का मतलब है कि आपका बच्चा ना देख नहीं सकता, अंधा है, और ये आप इसको अंधे वाले स्कूल में डालो। ओके ठीक है, कहते हैं मैम हाँ ऐसे बच्चे कुर्सी बनाते हैं, तो वहां पे ये आगे जाके मतलब आप इनको ले जाओ या फिर इसको म्यूजिक में डाल दो। ठीक है, देखो माइंडसेट है या सोसाइटी का कि ये बच्चे सिर्फ कुर्सी बनाते हैं। उनकी और सोच जहां तक थी उन्होंने आपको वहां तक सुजेस्ट मैं किया इस हाँ चीज को गलत भी नहीं मानती, क्योंकि बिल्कुल इवन आज भी, तो मैं 12-13 साल पहले की बातें आपको बता रही हूँ, आज भी बहुत लोगों का माइंडसेट है कि ये बच्चे म्यूजिक में जाएंगे या ये बच्चे कुर्सी बनाएंगे या मोमबत्तियां बनाएंगे। बिल्कुल वो एजुकेशन को तो सोचते ही नहीं है ना कि एक एजुकेशन भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है इन बच्चों के जी लिए। ठीक है, दी हूँ एडमिशन, एक दो स्कूलों में और बात की, नहीं बनी बात, तो एक अपने आप में एक चैलेंज लगने लग गया कि मेरा एक नेचर है कि जो काम हो नहीं रहा, ठीक है, अब वो मेरे लिए चैलेंज है कि मुझे करना है। बिल्कुल तो उसके बाद फिर खुद से एक प्रॉमिस किया कि जुलाई चल रहा था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, आई थिंक 7th या 8th जुलाई था, और मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि मिधांश का 16 जुलाई को सेकंड बर्थडे है ओके और मुझे उसको यही गिफ्ट देना है कि उसको उसका एजुकेशन दिलाना है कैसे भी करके। फिर मैं यूरो किड्स में गई थी, तो वहाँ पे मुझे मैम मिले, वो पॉजिटिव थे, क्योंकि मिधांश पहला बच्चा था इंक्लूजन में जाने वाला। उनकी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो नेचुरल थे जी कि मैम कैसे रहेगा, कैसे करेगा, खाना पीना कैसे करेगा, अपना टॉयलेट वगैरह कैसे बताएगा। तो मैंने कहा मैम देखो बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है, मिधांश जो था उस वक्त टॉयलेट ट्रेंड था, खाना पीना ठीक है, उसको थोड़ा हेल्प करना पड़ता था। फिर ठीक है, बातें हुई तो मैम ने बोला कि ठीक है हम लोग ले लेते हैं इसको, तो कैसे करोगे। उस वक्त कुछ दिन तक तो मैं पहले बैठती थी जी उसकी क्लास के बाहर, फिर कुछ टाइम बाद मैंने जो है, मुझे लगा कि नहीं मिधांश बहुत डिपेंडेंट हो रहा है इस चीज को लेकर कि मुझे उसको एजुकेशन दिलानी है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब मेरा बैठना बंद कर दिया, कुछ 15-20 दिन तक तो बैठी थी मैं, उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को पीछे कर लिया कि नहीं, लेट हिम डू, जो भी है अच्छा है बुरा है उसको फील करने देते हैं कि क्या है जो भी। ठीक है, ऐसे करके फिर मुझे पता लगा कि एक टाइम बाद कि बच्चे को ब्रेल भी आनी बहुत जरूरी है, टच सेंसरीज चीजें बहुत होती हैं जो कि इसके लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल तो जब मिधांश 4 साल का हुआ तो मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि अब ब्रेल करने के लिए तो अब बच्चे को जो डेली चाहिए ब्रेल करने के लिए, तो कैसे करेंगे कि इसको डेली ले जाना भी बड़ा मुश्किल है। तब हम दोनों ने ये डिसाइड किया, मैं मिधांश को लेकर और मिशिता, उस वक्त मेरी बेटी भी हो गई थी, मिशिता को लेकर मैं वहाँ दिल्ली रहूंगी, मेरे पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं, तो मैं वहीं रहूंगी। उसको 1 साल जो है जो भी उसकी ट्रेनिंग है सारी वो हम लोग मतलब मैं लूंगी उसकी ट्रेनिंग। पूरी जर्नी में जो मेरे हस्बैंड थे मतलब मेरे साथ जो आज तक भी हैं, और बहुत ज्यादा उनका जो सपोर्ट था बहुत मतलब बियॉन्ड था एकदम, कि अगर मैंने ये कहा है कि हमने ये करना है तो यस, वो ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बिल्डअप था कि यस वो कुछ कह रही है तो एक कंसिडर था कि हाँ हमें कंसिडरेशन में रखना है इसको। तो फिर उसके बाद मैं उसको लेके दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, और वहां पे जो है मिधांश को सिखाने से पहले मैंने खुद ब्रेल सीखी, टेलर फ्रेम सीखा। हाँ जी, उसका जो है लैपटॉप पे वो बच्चे कैसे काम कर रहे थे, मतलब उस वक्त तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ये बच्चे लैपटॉप भी चला सकते हैं, स्ट्रेंज, मतलब देख के मैं तो एकदम हैरान हूँ कि कैसे। तो मैं वहाँ पे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो RK पुरम में है दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने मिधांश को मैं लेकर गई, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, कुछ 9-10 महीने रही। तो मैं लकीली मतलब जो था कि मिधांश ने बहुत जल्दी चीज़ों को जो है क्रैप कर लिया था। उसने बहुत जल्दी जो है ब्रेल भी सीख ली, कर ली। फिर हमारे पास एक चैलेंज आया कि परमानेंट तो नहीं रह सकते दिल्ली, फिर कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने ब्रेल सीख ली थी तो मुझे ये था कि चलो मैं मिधांश को सपोर्ट करूंगी इस चीज के लिए। फिर हमने आके इसको यहाँ सिरसा में एडमिशन दिलवाया। उस वक्त तक मुझे एडमिशन के लिए कभी दिक्कत नहीं आई। मुझे आज भी याद है मनीषा मैम जो है, मनीषा गोदारा मैम सिरसा स्कूल के, तो उन्होंने बड़े एकदम अपने हाथ बड़े करके खुले दिल से, शी वॉज द ओनली फर्स्ट पर्सन इन द सिरसा, शी नेवर आस्क्ड मी अ सिंगल क्वेश्चन कि मैम यस हो जाएगा, हो जाएगा, आप हो ना,
मतलब मैं आपकी उसमें आईज में देख रही हूँ कि वो चमक है, हो बिल्कुल। जाएगा, बच्चा कर लेगा। देयर वाज कंवल मैम ऑल्सो, तो या मैम कहते कि मैम आप ले आइए, हो जाएगा बच्चे का। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मिधांश 5 इयर्स का हुआ तो उसको ब्रेल पे किया, सब कुछ कर रहा है अच्छे से, ओरल करता था। फिर वहां से मुझे जब दिल्ली में मिधांश को सौरभ सर ट्यूशन पढ़ाते थे, जी सर का जो था दिल्ली में कुछ छोड़ने का मुझे पता लगा कि वो अपनी जॉब वहाँ किसी रीजन से छोड़ रहे हैं, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो मैंने सर को बोला कि सर आप दिल्ली आइए, आपको यहाँ पे जो है मतलब बात करते हैं किसी चीज के लिए। उस वक्त फिर मैंने मिधांश को जो था, मिधांश 5th में MSG स्कूल में गया था। पूनम मैम थे वहां पर, उस लेडी की तो मतलब बात ही अलग थी। मैं तो हैरान हूँ आज भी, मतलब उन्होंने अपना फर्स्ट रूल ब्रेक किया था मिधांश के लिए, कि उनके वहाँ रूल था कि कोई भी मेल टीचर जो है वो लोग अपॉइंट नहीं कर सकते MSG में। उन्होंने अपना रूल तोड़ के मिधांश के लिए स्पेशल एजुकेटर जो है सौरभ सर को लगाया वहां पर जी। तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा। मिधांश को जो लैपटॉप है वो फर्स्ट टाइम उसके फादर ने सिखाया था, उसको जो टाइपिंग करना सिखाते हैं वो उसके फादर ने उसको प्रैक्टिस करवाई थी, उसके फादर ने उसको सिखाया था। उस वक्त मेरा टेक्नोलॉजी में इतना, मुझे ये तो पता था कि उसको सिखाना कैसे है, बट उसको मतलब NVDA सॉफ्टवेयर के साथ कैसे काम करवाना है। As I know, you are the teacher for him, but father भी हैं, बट ये था कि उसको जो प्रॉपर तरीके से जो टाइपिंग सिखानी है ना, वो कपिल ने सिखाई थी, क्योंकि कपिल की खुद की मास्टरी है इस चीज में, कंप्यूटर्स में। कपिल ने उसको जो है टाइपिंग सिखाई। फिर हमने जो है, मुझे आज भी याद है, फिर 2021 में, 21 की बात है शायद, 20 लास्ट या 21 की कोविड आ गया था, तब हमने जो है कांटेक्ट किया था अमित सर को, देहरादून में अमित नेगी सर हैं जो, वो खुद भी ब्लाइंड है, लेटर ब्लाइंड है वो। तो वहां से मिधांश की जर्नी शुरू हुई थी उनके साथ कंप्यूटर्स पे लेके टिल अभी तक जो है। अभी बस मिधांश ने 2026 अभी लास्ट मार्च में जो है मिधांश ने छोड़ा है उनको। 6 इयर्स की जर्नी जो है उनके साथ भी रही। उन्होंने उसको बहुत कुछ सिखाया मिधांश को, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन टीचर। वो गरीब बच्चों के लिए भी बहुत काम करते हैं, जो गरीब ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशंस देना करना। आज भी वो अपना एक बहुत अच्छा सेंटर जो है वो खोलने वाले हैं जून में। उन्होंने अपनी जो है बिल्डिंग भी, अपनी खुद का जो घर है, मतलब घर अपना गिरवी रख के, और ब्लाइंड बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है, इंसानियत यहाँ दिखती है जी। और उसके पूरे जो मिधांश की जो जर्नी रही है, मैं ब्रिज मैम के साथ हमेशा, वो मेरे एक टीचर रहे, गुरु रहे हैं, कि मुझे बताते रहे कि रमता ये ऐसे करो, मिधांश ये ठीक नहीं कर रहा, अब आपको ऐसे करना है। उन्होंने मुझे एकदम टू द पॉइंट, मिधांश को ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आज तक मैं उनसे, मैम से बात करती हूँ जी, मेरी वो मेंटोर रही हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया। और जब मिधांश 10 इयर्स का था, इवन 3rd में था, तब मिधांश ने फर्स्ट टाइम ओलंपियाड जो था पार्टिसिपेट किया था। बाल भवन में? नहीं, MSG में, MSG में, बाल भवन में भी वो उसने अभी 2-3 साल पहले की बात है। फर्स्ट टाइम उसने जो है 3rd स्टैंडर्ड में अपना ओलंपियाड जो था वो कंडक्ट किया था, जिसमें मिधांश के तीनों ओलंपियाड में गोल्ड मेडल आया था इंटरनेशनल में। और उसके बाद उसी से 3rd स्टैंडर्ड से वो अपने कंप्यूटर्स पे आ गया था। तब से लेके अभी तक मिधांश जो है 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। 10th में भी उसने स्टेट लेवल पे टॉप किया है जी। ये भी बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम नॉर्मल बच्चों की बात करें जो देख सकते हैं प्रॉपर हर टाइम जो है वो बुक्स को पढ़ सकते हैं, इस बच्चे को ब्रेल से या लैपटॉप से करना। और मिधांश पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला बच्चा कह सकती हूँ मैं, जिसने जो है पहली बार अपने लैपटॉप के थ्रू अपने बोर्ड्स के एग्जाम भी खुद दिए, विदाउट एनी हेल्प ऑफ राइटर। जी हाँ, खुद दिए हैं, और उसने पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है मिधांश ने। वेरी नाइस 10th स्टैंडर्ड में पूरी डिस्ट्रिक्ट को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। अगर मैं उसको एक CWSN की कैटेगरी में लेकर जाऊं तो मिधांश ने ऑब्वियसली पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। और उसके बाद मिधांश जो था 7th में जो है सतलुज स्कूल में आया था। 7th to 10th जो है मिधांश ने सतलुज में किया है। उनका भी जो सपोर्ट था वो भी बहुत, मतलब जो मेरी पूरी जो जर्नी है ना, मतलब जो मुझे मिले हैं लोग, मैं महादेव की कृपा कहूंगी कि बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं जी। बहुत अच्छे। मैं कभी भी ना नेगेटिव पार्ट को नहीं देखती हूँ। यहाँ पर टीचर कौन थे जो रितिका सरकारिया मैम और नवजीत सरकारिया सर। यहाँ पे मिधांश को कोई स्पेशल नहीं, सतलुज में कोई एजुकेटर की जरूरत नहीं पड़ी हमें, नॉर्मल टीचर्स जी जी जी, बिल्कुल क्योंकि मिधांश जो है एक टाइम तक जो है एक एजुकेटर की हमें जरूरत पड़ती है। बट सौरभ सर हो गए, अमित सर हो गए, पूनम मैम हो गए, मनीषा गोदारा मैम हो गए,
रितिका मैम, नवजीत सरकारिया सर, ओके। अगर मैं एक शॉर्ट उसमें बोलूँ ना तो मेरे लिए ये महादेव से कम नहीं है कि जी। मेरी मदद करने के लिए जो है भगवान ने इनको भेजा है। और बहुत अच्छी और बहुत सुंदर इनके साथ मेरी जर्नी मेधांश की बहुत जी। अच्छी रही है। हाँ, दे आर वेरी हेल्पिंग, आई नो। या और अभी जो है वो मेधांश डीपीएस में है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में है। जी। तो वहाँ पे भी मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे जो हैं जा भी रहे हैं। एक्चुअली मेधांश ने जो है ना मतलब एक सोसाइटी के अंदर भी एक फिक्स कर दिया कि हाँ बच्चे कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मेधांश मैं कह सकती हूँ, मतलब जी। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मेधांश की वजह से एक बाकी मदर्स में और बाकी बच्चों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि जब मेधांश, जैसे मुझे आया था कि जब कार्तिक कर सकता है तो मेधांश क्यों नहीं, तो अभी वैसे ही और मेधांश कर मदर्स सकता है तो तो और बाकी क्यों बच्चे नहीं। क्यों नहीं। बिल्कुल। तो अब जैसे कि मेधांश ने जो है किसी की हेल्प के बिना, राइटर की हेल्प के बिना अपना एग्जाम खुद दिया है, इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, 97% आए हैं उसके, तो मुझे लगता है कि बाकी बच्चों के लिए भी रास्ता खुल गया है सीबीएसई की तरफ से। लेकिन इस चीज के लिए आई थिंक हर मदर को उसी तरह से वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किसी से कम नहीं है। डेफिनेटली ही कैन डू लाइक और बच्चों की तरह ये बच्चा भी आगे जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। सबसे पहली बात जो है वो एक्सेप्टेंस होती है। मैंने हेलेन केलर स्कूल में भी काम किया है, या एज ए मैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट थी 2023 में। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे जो रिसोर्सेज मेधांश के लिए दिल्ली जाकर लेने पड़े वो रिसोर्सेज मैं यहाँ सिरसा लेकर आऊँ। मैंने मेरे टाइम पीरियड के अंदर किया भी कि जो 2-2.5 लाख रुपए की टेक्सटाइल की बुक्स थी जो शायद कोई भी इनको देने को तैयार नहीं होता, वो बुक्स मैंने CSR फंडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों के लिए यहाँ पे अवेलेबल करवाई। मैंने देखा कि वहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के 5 साल के बच्चे वहाँ आ रहे हैं, तो क्यों ना शुरू से ही उन बच्चों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि मेधांश को जो दिक्कतें आई हैं, जो स्ट्रगल्स मेधांश की रही हैं, वो इन बच्चों की ना रहे। ठीक है, मेरा 1 साल का टाइम पीरियड था, वहाँ मेरी उतनी ही सेवा लिखी थी तो मैंने सेवा दी। वहाँ पे फंड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ लगभग 25 से 30 लाख का कर्जा भी था। तो हमने जो है फंड रेज किया था तो लगभग 25 या 28 लाख के आसपास फंड रेज हुआ भी, कर्जा भी उतर गया लगभग। अब तो वो बहुत सही हाथों में है। शांतनु सर जो कि हमारे डिप्टी कमिश्नर सर हैं, उनके हाथों में बहुत चेंज है स्कूल के अंदर। मैं भी पिछले दिनों गई भी थी, तो बहुत अच्छा वो लोग संभाल रहे हैं। एज ए प्रेसिडेंट आपने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे। नॉट ईयर वी कैन से मे बी 9 or 10 months you have done work there. हाँ, मैं तो मानती हूँ कि मैंने अपनी सेवा दी है, काम नहीं कह सकती, मैंने अपनी सेवा दी है। मेरी जो सेवा थी वो वहाँ पे उतनी ही लिखी थी। ठीक है, मतलब जो बच्चों के लिए सोचा था उतना किया भी है, मैंने अपना 100% दिया। बाकी किसी को अगर ना लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बिकॉज हेलन केलर में जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि आई एम वर्किंग इन डीपीएस, सो दे आर कमिंग देयर, डेफिनेटली आपका नेम लेते हैं कि वहाँ पर रमता मैम ने बहुत ही अच्छा किया, बच्चों के लिए बहुत एफर्ट्स किए। आपका किया हुआ कोई भी एफर्ट्स आई डोंट थिंक सो कि वो नजरअंदाज किया जा सकता है। थैंक्स टू माय ऑलमाइटी कि उन्होंने एक सेवा का मौका दिया। मेरा तो बस मैम देखिए, मेरा ना एक ही था कि मेरा बच्चा है तो वो मेरा दर्द है, समझ रहे हो कि मेरा वो दर्द था अंदर कि मुझे करना है। जो मैंने वहाँ बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स इलिटरेट हैं, कुछ भी उनको नहीं पता कि हमें कैसे बच्चे को चलाना है, कैसे करना है, तो मुझे था कि वो एक जुड़ाव था उन बच्चों के साथ, क्योंकि मैं हेलन केलर की एक परमानेंट मेंबर भी रही हूँ, तो मुझे था जुड़ाव में आती जाती रहती थी। तो मैंने वहाँ पे अपनी जो है सर्विस भी दी थी। मैंने कुछ 5-6 महीने जो था वोकेशनल एजुकेटर के तौर पे काम भी किया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे ये था कि चलो उन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। अपने बच्चे के लिए तो सब करते हैं बिल्कुल। और आज भी कर रही हूँ। मुझे जरूरत नहीं है हेलन केलर जैसे प्लेटफॉर्म की, जरूरत नहीं है मुझे। अगर मुझे किसी बच्चे का कुछ भला करना है ना, तो मुझे उस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने कहा, जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं वो बच्चों को उस तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे जैसे आपने किया, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करें? दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज जो आपको थी। आपने यहाँ रहकर देहरादून में भी और अदर प्लेसेस में भी अपने बच्चे को ट्रेनिंग्स दिलवाई हैं, बट वो रिसोर्सेज भी नहीं है उनके पास और उस तरह से माइंडसेट भी नहीं है। सो वो क्या करें? एक आप मैसेज मैं चाहूंगी आप हमारे उन बच्चों के लिए दें, मदर्स को। मैम सबसे पहले तो ना एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि कुछ तो पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि तांत्रिकों के पास लेके जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, वो ये कर लो जी, झाड़ फूंक करवा लो, ये कर लो। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके पास जो बच्चा आया है मेडिकल टर्म पे वो बच्चा टोटली ब्लाइंड है।
जी। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये समझना है कि उस बच्चे के लिए सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू वो बच्चा अपनी सोसाइटी में अपना कुछ कर सकता है। इसके बिल्कुल। अलावा कुछ भी नहीं है मैम उस बच्चे राइट। के पास, सिर्फ एक एजुकेशन है। उसके अलावा बच्चे की एक इमोशनल हेल्थ, एक उसकी मेंटल हेल्थ होती है, एक उसका जो ओवरऑल जो उसकी हेल्थ होती है, उस पे तो कोई सोचता ही नहीं है कि बच्चा जो है इमोशनली क्या फील कर रहा है। बिल्कुल। कोई भी नहीं सोचता कि अगर वो बच्चा देख नहीं पा रहा है, आप उसको कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हो कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं। इवन मैं आज भी देखिए मैं काउंसलिंग करती हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत आती है, ज्यादातर मेरे पास बच्चों की आती है। ओके। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू उसको देख, तू वो नहीं कर सकता, बच्चों के साथ कंपैरिजन हो रहा है। और पेरेंट्स की खुद की अपनी एक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कि बच्चा मान लो अगर 11th में आ रहा है कि उसने ह्यूमैनिटीज लेना है, तो ह्यूमैनिटीज को क्यों एक बहुत नीचे स्तर पे देखा जा रहा है कि जैसे पता नहीं बच्चे ने ह्यूमैनिटीज ना ले लियो, पता नहीं क्या लिया हो। मेरे बेटे ने ह्यूमैनिटीज लिया, ठीक है, तो जब उस बच्चे का ह्यूमैनिटीज लेने का मन है, वो कुछ उसमें करना चाहता है, तो क्यों आप बच्चे को फोर्सफुली जो है नॉन मेडिकल दिलवा रहे हो, कॉमर्स दिलवा रहे हो, क्यों? अब बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है, बच्चा जो है अपने पेरेंट्स की उन जो बेफजूल की अनएक्सपेक्टेड जो है उसके ऊपर, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आप जा रहे हो, तो बच्चा आपका स्ट्रेस में जा रहा है। आपको ये दिख ही नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हो बच्चे के साथ, जो कि गलत है। वही सेम इन स्पेशल नीड बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चे को जो है मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इनको ये समझा जा रहा है कि ये तो कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे मान लो घर में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, 5 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ब्लाइंड है, तो उस बच्चे को तो आप यूं समझ लो कि बाकी पेरेंट्स नकारा ही समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन आप अगर उस बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहे हो, सबसे पहली बात पूजा मैम कि आजकल पेरेंट्स से मेहनत नहीं हो रही है। कुछ पेरेंट्स से तो मेहनत नहीं हो रही मैम, दे आर नॉट बिजी इन देयर वर्क, प्रायोरिटी मैटर। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ के अंदर क्या प्रायोरिटी है, समझ रहे हो आप? कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ मदर्स हैं जो कि मैं मानती हूँ कि चलो उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो जॉब कर रही हैं, ठीक है, मैं समझती हूँ उन चीज की, बट आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप उस बच्चे को इस दुनिया में लाए हो, अगर आपकी प्रायोरिटी वो बच्चा नहीं है तो उस बच्चे के साथ क्यों गलत कर रहे हो? बिल्कुल क्यों, है ना? तो मुझे लगता है कि अगर आप उस बच्चे को, एक बच्चे को आप दुनिया में लाए हो, तो वो बच्चा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपको उसके लिए वर्क करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब पे हो तो एटलीस्ट आपके जो 2 वीकेंड के जो दिन होते हैं, सैटरडे या संडे, आप उस दिन तो एटलीस्ट अपने बच्चे के ऊपर आप कंसीडर करो ना कि वो बच्चा कर क्या रहा है, उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अब मैं आजकल देख रही हूँ सोशल मीडिया से फुर्सत ही नहीं मिल रही पेरेंट्स को। जेंट्स आ रहा है अपने घर में तो वो अपना मोबाइल लेके बैठा है, लेडीज है मतलब माएँ हैं तो वो अपना मोबाइल लेके बैठी है। मतलब मैं आजकल देखती हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, उनको पता ही नहीं पेरेंट्स को कि वो अपना शॉपिंग करने में बिजी है, वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जी, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल ना चलाए तो सबसे पहले उस मोबाइल को आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप कहते हो कि जैसे कि पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग के कहते थे कि जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे देखते हैं, टोटली एग्री। अगर आप बच्चे को ये दिखा रहे हो कि सोशल मीडिया दिखा रहे हो, अब जैसे मेरे पास थोड़े दिन पहले एक आए थे मदर, तो वो कहते हैं मैम हम क्या करें, ये तो खाना ही नहीं खाता बिना फोन के। मैम आपने उसको बताया ना कि जो खाना है उसने एक बार आपको रोके दिखाया, आपने तो उसको स्ट्रिक्टली नहीं देखा ना कि मुझे मोबाइल नहीं देना है। ठीक है, बच्चे जो है उसको मोबाइल दे दिया, पकड़ा दिया, तो उसको जब आपने एक बार दे दिया ना मैम, तो वो आपने दे दिया, बिल्कुल वो आपने गलत की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया। अभी जैसे आपने फोन की बात की तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि जैसे अभी वेदांश देहरादून गया था तो आई थिंक वो फोन तो चाहिए कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ या मुझे जरूरत है, तो क्या ही यूज्ड टू यूज द फोन और लाइक? वेदांश जब 10 साल का था तो देहरादून ट्रेनिंग पर गया था, जब मैं साथ में नहीं गई थी उसके जी, तो वो 3 या 4 महीने की ट्रेनिंग पे गया था। तो यस, मैंने उसको मोबाइल दिया था, बट आप मानेंगे नहीं, उस बच्चे ने मोबाइल से ज्यादा अपने लैपटॉप पे वर्क किया है। क्योंकि उसका एक कारण है मैम कि उस बच्चे ने शुरू से कभी मोबाइल लिया ही नहीं। आप अब ये सोचेंगे कि मैम कह रहे हैं कि कैसी बात कर रहे हैं कि एक ब्लाइंड बच्चा मोबाइल क्यों लेगा, कैसे लेगा? बट एक मैं आपको दिखाती हूँ एक इसमें कि हमारे हर किसी के एक मोबाइल में इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, फंक्शन है जो हम कभी देखते नहीं, हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। शायद अगर आज वेदांश मेरे पास नहीं होता तो मैं भी नहीं देखती। ये आप देखेंगे,
सुन रहे हो? ओके तो ये हमारे हर किसी के मोबाइल में इनबिल्ट होता है टॉक बैक का, तो उसको ऑन कीजिए और बड़े मजे से जो है बच्चा फोन को फोन चला यूज सकता है। कर फिर सकते मैं जब देहरादून गया था तो हमारा कंसर्न था कि कैसे जो है बच्चा अपना कुछ भी अगर जरूरत पड़ गई बताएगा, क्योंकि हॉस्टल में वो गवर्नमेंट का है जो हॉस्टल है, तो वहाँ पे कैसे बता पाएगा बच्चा। तो वो मोबाइल लेकर गया वहाँ पर, बस मुझे आज भी याद है, शायद वो हफ्ते में 2 या 3 बार कॉल करवाता था मुझे कि ओके हाँ बस इतना ही। और उसको जो है दिल्ली आना था, तो अब एक चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे वहां से हम लोगों को मेरी पूरी फैमिली जो थी, हमें गोवा जाना था। हम लोग एक्चुअली वेकेशंस पे जा रहे थे। ओके तो मैंने कहा कि मैं पहले देहरादून जाऊंगी, फिर मैं उसको देहरादून से दिल्ली लेकर आऊंगी, फिर हम लोग जाएंगे। फिर मेरे लिए बड़ा वो हेक्टिक सा हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्यों ना एक ट्राई किया जाए कि मिधांश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हमने मिधांश को, मैंने कहा फोन किया, मिधांश कि मैं तेरी टिकट्स करवा के दे रही हूँ, तुझे एक काम करना है, तुझे फ्लाइट से आना है देहरादून दिल्ली, ओके ठीक है। तो घर में मैंने बहुत ज्यादा बताया अपने नहीं बड़ों सबको। को ज्यादा बताया हाँ नहीं। बिल्कुल, मैंने वो कहा मना कि करते भूचाल हैं। आ जाएगा कि घर में कि हाँ बच्चा है 10 फ्लाइट से साल आ का रहा है। अकेला आ रहा है, हाँ ठीक है। उसकी सारी टिकट विकेट करवा दी, जिस दिन उसको फ्लाइट में आना था बैठ गया, तब बताया जी वो फ्लाइट से आ रहा है, तो वाह, ठीक है। तो वो अकेला बिल्कुल एकदम, मैंने ये उसको इसमें हिम्मत किसकी मानते हो? आई थिंक ये मदर की ही हिम्मत है कि वो बच्चे को आपने हिम्मत दी कि बेटा आप आ सकते हो, मैंने टिकट्स बुक करवा दी और आपको आना है। अदरवाइज 10 इयर्स का बच्चा, आई डोंट थिंक सो लोकल भी कहीं जो है कैब से, गाड़ी से या किसी की भी हेल्प से अकेला आ जा सकता है। आई डोंट थिंक सो। मैंने उसका जो हाँ था उसको पूरा इंस्ट्रक्शंस बता दिया था कि मिधांश आपने जाना है। उसके जो सर थे उसको सिर्फ बाहर एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे, कि आपको पता है एयरपोर्ट में तो अंदर अलाउड ही नहीं है। हम्म, उसकी टिकट उसके हाथ में थमा दी थी कि ये तेरा टिकट है और तुम जाओ। तो ओके वहां से उसको स्कॉट ने जो था वहां से ले लिया था। हेल्प। के बाद फिर वो जो बच्चा, बट मैं उस बच्चे का सच में मतलब ना, मैंने जब जब उस बच्चे के अंदर एक हौसला भरा ना, तो उस बच्चे ने मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं होने बैक दिया। स्टेप नहीं लिया कि नहीं नहीं मम्मा किया। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं। हम्म, तब मैंने उसको समझाया कि बेटा आप कर सकते हो, ठीक बिल्कुल। है। आपने कुछ नहीं करना, आपने उसकी हेल्प लेनी है और आपको सुनना है कि हम्म आप कहाँ कहाँ गए, आपने क्या क्या किया, वो आपको क्या क्या स्कोर जो था उसने आपको कैसे जो है प्लेन में बिठाया किया, आपको हम्म पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो वो देहरादून से जो था वो दिल्ली तक आया। आप मानोगे नहीं मैम, वो देहरादून से जो दिल्ली तक का सफर था ना फ्लाइट के अंदर, वो मुझे हाँ पता है कि मैंने उस धरती के कैसे, ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर मैंने कैसे बिताया है। बिल्कुल आई कैन आज भी जब अंडरस्टैंड। मैं याद करती हूँ ना, तो वो मतलब मेरी आंख में पानी आता है। नॉट मेरा इजी, बच्चा फ्लाइट में बैठा है और अकेला है, कैसे आएगा। अगर भगवान ना करे अगर मेरा ये डिसीजन उल्टा पड़ गया तो मैं घर में क्या जवाब दूंगी। हम्म, बट कृपा है, बहुत बहुत कृपा है भगवान की, महादेव की, कि वो बच्चा एकदम सेफली वो आया। आपका और कॉन्फिडेंस था जो बच्चे को वहां से यहाँ बिल्कुल, तक और लाया। एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, मम्मा मैं आ गया, देखो मैं बिल्कुल आ खुशी गया। होती है बच्चे को कि मैं कर मुझे पाया। मुझे हाँ बहुत खुशी, और मैंने उसको शेयर भी किया था सिर्फ इसलिए कि चलो बाकी जो मदर्स हैं उनको एक इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिले। मिले, बिल्कुल। मतलब ना मुझे आज भी याद है कि कुछ लोग मुझसे, जैसे कभी हम लोग जैसे बैठते हैं कोई फ्रेंड सर्कल में, कभी बात होती है तो मुझे पूछते हैं कि आपको क्या मतलब फर्क नहीं पड़ा कि जैसे मिधांश देख ब्लाइंड हो नहीं पा गया रहे हैं, हाँ। कैसे। तो मतलब मैं उन मदर्स को ना एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आपको फर्स्ट डे पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, हम्म, कितनी खुशी होती है। बिल्कुल क्या उस वक्त आप उस बच्चे को देख सकते हो? नहीं नहीं ना। देखते। बट वो जो एक फीलिंग है, वो जो प्यार है, वो एक केयर है, हम फर्स्ट डे से लग जाते हैं, हर घर का एक मेंबर लग जाता है। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, बच्चे को गलत फर्क असर पड़ेगा, पड़ेगा हमें बिल्कुल। ये नहीं करना। एक जो माँ होती है वो उस 9 महीने के जो टाइम पीरियड होता है, वो उस पूरी केयर बच्चे की करती है, इतनी केयर करती है, जबकि वो उस बच्चे को देख नहीं देखा नहीं सकती। होता कि क्या है कैसे है, बिल्कुल भी। तो क्या सिर्फ उस बच्चे के ना देखने से क्या उस माँ के प्यार में फर्क पड़ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही तो है ना कि उस वक्त मैं नहीं देख सकती थी, आज मेरा बच्चा मुझे नहीं देख सकता। बहुत ही अच्छी बात है। आई डोंट थिंक सो कि इतना डीपली कोई भी मदर सोच सकती है कि जब उस टाइम बच्चे को नहीं देखा, हम केयर कर रहे थे, तो होने के बाद बच्चा नहीं देख पा रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। एक्सेप्टेंस है मैम, या हमें राइट, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और लाइफ जो है वो चलने का नाम है। आपके ना यहाँ बैठ के कोई दुख या रोना कोई नहीं कोई सुनेगा नहीं बैठ सुने के। वो बात अलग है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस वक्त आंख में पानी नहीं होता, कि क्योंकि काश वो देख सुबह पाते। उठने से लेके तक रात के सोने तक हम्म, इतनी हजार एक्टिविटीज होती हैं कि मन भर आता हर है कभी चीज में कभी, हाँ कहीं ना कहीं तो होता ही मन होगा। भरता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ठीक है,
आपने उस चीज को कभी उसको फील नहीं होने नहीं, दिया बिल्कुल बेटे भी को, नहीं। ना ही आप उसके सामने कभी आई थिंक ऐसे मुझे प्लीड मुझे करते हो? याद है आज भी कि हम्म। मिधांश, जैसे मैं किचन में काम कर रही थी, तो हम्म। मुझे नहीं पता, नहीं ऑल ऑफ सडन मिधांश को क्या सूझा, किचन में आया और ऐसे मैं मुझे टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, पीछे बैक पे टच कर रहा है। मैं थोड़ा बिजी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं क्या मिधांश क्या कर रहा है, क्यों इरिटेट कर रहा है, जाके जा गेम खेल ले कोई अपने अपने लैपटॉप पे, या कुछ कर ले, काम कर ले। तो फिर से वो कर रहा है। मैंने कहा मिधांश प्लीज मत कर। कहता मम्मा मैं देख रहा हूँ आप कैसे दिखते हो। ओ माय गॉड, इट्स रियली, मतलब उस टाइम पे जो फीलिंग आई होगी कैसी होगी, मतलब तुम्हें वो पता भी नहीं था कि वो बच्चा क्या फील करके मुझे टच कर रहा है। इट्स मैम मैं रियली स्पीचलेस थी, मतलब जो मैं काम कर रही थी कुछ मिनट के लिए, तो मैं स्टॉप। बिल्कुल, मम्मा मैं देख रहा हूँ कि आप कैसे दिखते हो। हम्म। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, इतना जरूर है कि मेरी आंख बंद होने से पहले ना वो ये जरूर देख ले कि उसकी माँ कैसी Yes. दिखती है, उसका बाप कैसा दिखता है। बस इतना जरूर है कि मेधांश के होने के बाद से मुझे कभी भी याद नहीं आता कि मैंने महादेव से ये कभी कहा हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल बंद, एकदम नहीं। मुझे इतना समझ में आ गया था कि जो वो जो दे रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे के लिए दे रहे हैं। मीन्स अभी जैसे आपने बात की तो ये फील ऐसे कि आपने कभी फील नहीं होने दिया उसको कि बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन उसने आपको ये फीलिंग लाई कि मैं मम्मा आपको फील करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे हो, वो फीलिंग उस बच्चे ने आपको बिल्कुल दी। बिल्कुल। बिल्कुल। और जब हम कभी टूर्स पे जाते हैं तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, हाँ। मिशिता। बहुत, पता नहीं, एक बहुत छोटी उम्र से ही ना उसने बहुत कुछ, मेधांश को देखा ना तो बहुत कुछ सीख गई। सीख गया, वो हाँ। एक टाइम से पहले ना उसके अंदर मेच्योरिटी आ गई। मुझे आज भी याद है कि मेधांश है ना, जब चप्पल नहीं ढूंढ पाता तो वो, आई थिंक वो शायद 2 इयर्स की होगी, फटाफट भाग के जाना मेधांश मैं ने, हेल्प भैया करते हैं। चप्पल, भैया चप्पल, भैया हाँ, चलो हाथ पकड़ के मैं ले शी लर्न चलती हूँ। मैनी थिंग्स फ्रॉम यस, हिम, है ना। तो उसको मतलब एक स्पेशल नीड बच्चे की कैसे केयर करनी है, बड़ी अर्ली स्टेज पे जो है उसको पता लग गया। मैं बड़ी मतलब खुश नसीब हूँ कि मेरी जो बच्ची है विशिता, उसके अंदर अभी से एक वो इमोशनल पार्ट सिर्फ या मेधांश के लिए नहीं, हर एक उस बच्चे के लिए आएगा। जब कभी वो बड़ी होगी और उसको जरूरत पड़ेगी कि मुझे किसी की मदद करनी है, तो वो पहला हाथ मेरी बच्ची का होगा, बिल्कुल। है ना। तो जब हम लोग टूर्स पे जाते हैं ना, तो उसको पता है कि मेधांश के साथ कैसे बात करनी है। तो वो ये नहीं कहती देखो मम्मा ये आ गया, देखो मम्मा, नहीं, मेधांश भैया अब क्लाउड्स आए हैं ब्लू कलर के, ओके। मेधांश भैया ट्रीज आए हैं ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के। मेधांश भैया ये चीज ऐसे आई है। ये आपने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। अभी जी मैं टीवी पे ऐड देख पा रही जी हूँ, वो बच्चे को बोलते हैं कि मम्मा मैं कलर्स को कैसे मतलब फील करूँ कि जी कौन सा कलर है, तो जी मदर ने बोला कि बेटा सन की आपके ऊपर रेस पड़ रही है ना, वो जो आपको गर्माहट मिल रही है वो येलो कलर है। जी जी। सो हमें ये चीज ब्रिज मैम ने बताई थी कि जो भी हम्म। कुछ आप कर रहे हो बच्चे को बताओ। तो मेधांश मुझसे पूछता था मम्मा आज क्या डे है, आज क्या डेट है, मेधांश तूने ब्लू कलर की निकर पहनी है, मेधांश तूने हर ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है, मेधांश तेरे शूज ब्लैक कलर के हैं। आज तक भी हम उसको बताते हैं, तो क्योंकि क्या वो अपनी चॉइस बताता है कि मम्मा मुझे ये कलर पहनना है, मुझे ये कलर पहनना है, या चॉइस तो नहीं, बट जब भी वो कपड़े पहन के तैयार होता है तो हमेशा बड़ा एक मतलब एटीट्यूड वाले लुक में, मम्मा देखो मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ। ओके। मेरे को ना मतलब बहुत जने कहते हैं कि मैं बड़ा क्यूट हूँ। वेरी नाइस। वो खुश है, और मतलब मेरी फैमिली बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। तो उसको बहुत बहुत एक्स्ट्रा मतलब एक लव जो है उसको सोसाइटी से, फैमिली में, इवन मेरे मदर वाली साइड, मेरे मतलब आज अगर मैं किसी को ये कह दूं ना कि मुझे मेधांश के लिए जरूरत है, तो शायद वो सब भाग आधी के रात को भी आएंगे। खड़ा होके ये बोलेगा कि बता क्या काम क्या है। काम है। तो बिल्कुल। मेरे इन लॉज बहुत कोऑपरेटिव है। आप क्या देखते हैं आगे मेधांश को, मीन्स हर मदर का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा मैं फोर्स नहीं करूंगी कि वो ये बने, मीन्स आपका क्या विश है कि आप क्या चाहते हैं और मेधांश क्या चाहते हैं? मेरा विश वही है जो मेधांश चाहता है। मेधांश जो है डिप्लोमेसी में जाना चाहता है, ही वांट टू ओके। बी ए डिप्लोमेट। और वो चाहता है कि वो यूएन में कहीं जॉब करे, ग्लोबल वर्ल्ड में जॉब करे वो। तो उसका मन है कि वो बाहर जाना चाहता है, ओके। आउट ऑफ कंट्री। तो अकेला? यस, आफ्टर 12th वो बाहर जाना चाहता है। और अभी रिसेंट जो है, अभी कुछ 15-20 दिन तक बड़ी डिबेट हुई, ओके। क्योंकि हमें लगता है कि वो अगर अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से कर ले उसके बाद बाहर चला जाए। मुझे और जाएगा, कपिल को लगता है कि हमारे लिए भी इजी रहेगा और उसके थोड़ा लिए भी। मेच्योर और हो हाँ जी, जाएगा वो। थोड़ा इजी हो जाएगा। बट हम्म। उसका डिसीजन है, उसको बहुत समझाया हमने,
बट वो अपने डिसीजन पे है, अपना स्टैंड रखा हुआ उसने कि मैं तो बाहर ही जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू यू इतना मैच्योर हो गया है वो कि वो अपने डिसीजन ले सके कि मुझे यही करना मैम है। मैंने ना अपने दोनों बच्चों को जो है इसी तरह से ही परवरिश की है कि राय तो लो अपने पेरेंट्स से, अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो एक एडवाइस तो लो। हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि क्या तुम्हारे लिए गलत है और क्या सही है। बिल्कुल। अगर आप बच्चे को मैम करने ही नहीं दोगे तो उस हम्म, बच्चे को कैसे पता लगेगा कि उसके साथ क्या गलत है और क्या सही हो रहा है। जब तक वो ठोकर नहीं खाएगा तो मैम वो एक लेसन उसकी लाइफ में, एक नया लेसन कैसे जुड़ेगा। हर वक्त जब हम ही प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो मैम फिर बिल्कुल। वो कैसे अपनी एक जर्नी जो है वो खुद कैसे करेगा, सफर कैसे बट जैसे करेगा। आपने कहा कि वो जो फर्स्ट टाइम आया फ्लाइट में तो आपको बहुत ज़्यादा वरी हो रहा था कि भाई कैसे आएगा मेरा बच्चा, लेकिन अभी वो जैसे बाहर चला जाता है फॉरेन, फिर हर पल हर दिन एक नया टास्क, हर दिन एक नई चीज़, तो उस चीज़ में आप क्या सोचते हैं कि कैसे, मतलब क्या वो अच्छे से कर लेगा या आपको मतलब साथ में होना पड़ेगा? नहीं देखिए मैम, मैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो फिर भी जा सकती, हम्म। क्योंकि मेरी खुद की जो बेटी है वो भी बड़ी हो रही है, उसकी अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी भी एजुकेशन है। जब तक मेधांश जाएगा वो भी 10th में आ जाएगी बिल्कुल। तो उसका भी बोर्ड्स आ जाएंगे तो नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी मिधांश ओके। के साथ, परमानेंट तो नहीं जाऊंगी। हम्म। कुछ टाइम पीरियड के लिए कि चलो उसको सेटल करना है तो हम्म। मैं जाऊंगी, बट आगे का मैम किसको पता है ना। बिल्कुल। हम तो सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि चलो अभी के लिए जो है, जो उसके लिए दी बेस्ट हम कर सकते हैं हम लोग वो कर रहे हैं। तो मिधांश अपनी क्लासेस ले रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। ऑनलाइन और क्लासेस भी जी आप जी बता रहे थे, वो जी, बाहर से ऑनलाइन ही है क्लासेस, हाँ या? जी, बाहर से ही। ओके। हाँ जी, अपनी मतलब सिटी से नहीं है। ओके। तो आइल्स की कोचिंग तो वो यहीं से ले रहा है, पुनीत सर से। और ओके। बाकी की जो कोचिंग है वो अपनी बाहर से ले रहा अच्छा, he has started his IELTS है। classes यस also. यस, वो So you are अभी से planning for UK. कुछ कंट्रीज में हमने किया है It's a अभी प्लान। surprise. नहीं, सरप्राइज नहीं कह सकते, कुछ कंट्रीज हमने चूज की हैं, Okay, बट अभी हम लोग कुछ खुद भी उस मतलब फाइनल नहीं कर पाए हैं कि कहाँ। करना मैम है। क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि सब जगह जो है हाँ, अभी वॉर चल थोड़ा रहा है, प्रॉब्लम है, तो कुछ भी बिल्कुल। हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 1.5 राइट। साल बाद जिसने जाना है कि उसका क्या रहेगा। राइट। तो वो हम लोग मूवमेंट पे डिसाइड करेंगे। इतने तक वो अपनी तैयारी कर रहा है, करता रहे, राइट। अपना एग्जाम देगा, देखते हैं उस एग्जाम में उसकी क्या स्कोरिंग रहेगी, हम्म। उसके बेस पे ही पता लगेगा कि वो कहाँ जा सकता है। तो ठीक है, उसके लिए जो काउंसलर्स, जो एजुकेटर्स, जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं, मैं और कपिल वो पूरा आप उसको कर रहे सपोर्ट करेंगे। उसका डिसीजन है, फिर भी मैंने उसको एक बात जरूर बोली थी कि बेटा ये तुम्हारा डिसीजन है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें दोनों बहुत सपोर्ट करेंगे। हम्म। कहीं भी लगे ना कि तुम गए हो वहां आउट ऑफ हम्म। कंट्री, कहीं भी लगे हम्म। मुझसे हो नहीं रहा, और मन में ये मत सोचना कि मम्मी पापा ने पैसे लगा दिए इतने और मेरा डिसीजन था, अब मैं क्या करूं। हम्म। चुप रह के बर्दाश्त मत करना, वापस सहन आ मत करना, जाना। वापस आ जाना, तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर जीरो से शुरू कर लेंगे, परफेक्टली फाइन लेकिन बिकॉज स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। हम्म। ठीक है ना। हो सकता है मैम वो इतना कुछ अचीव कर ले लाइफ में कि उसके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। और रही बात मैम, आपने जैसे पूछा कि आप साथ क्यों नहीं जाओगे, तो मैम साथ ना जाने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि अब वक्त आ गया कि मिधांश को पंख दिए जाएं और वो खुद, हाँ, उड़ सके बिना अपनी मम्मी अपने पापा के, वो खुद उड़े। और भगवान करे वो इतना अचीव करे कि वो दूसरों के लिए मिसाल बने। बिल्कुल, हर जी मदर शायद यही सोचती है कि मेरा बच्चा, वो पंख दे दूं मैं उसको, वो उड़े, उस तरह से उड़े कि वो सफल भी हो और बहुत जी नाम जी, अपना जो है वो कमाए और बिल्कुल। अच्छी और लाइफ जैसे जिए। अब मैंने आपको बीच में बताया था सोशल मीडिया का, हम्म। तो मुझे अब ये था कि बच्चे अब टीनेजर्स में आ रहे हैं, दोनों के दोनों, क्योंकि मिधांश और मिशिता की एज में ज्यादा गैप नहीं है दोनों की। तो मुझे ये था कि अब लगता है कि सोशल मीडिया छोड़ने का टाइम आ गया है। तो मुझे 1.5 साल हो गए हैं, इंस्टा फेसबुक कुछ नहीं चलाता सब डिलीट परमानेंटली। यस, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ माई किड्स, कि मुझे वो एग्जाम्पल बनना है कि बेटा हमें अपना टाइम जो है ना सोशल मीडिया पे वेस्ट नहीं वेस्ट करना। नहीं करना। हमें अपनी जो एनर्जी है ना वो अपनी पढ़ाई पे और अपनी अदर एक्टिविटीज पे लगानी है। We are on दोनों social बच्चे, media today, but yes, this is the message कि Yes. ऐसे हम इंस्टा या फेसबुक पे अपने टाइम को वेस्ट ना करके, रील स्क्रॉल करके वेस्ट ना करें, बल्कि उसको कोई अच्छे इंस्पिरेशन मैसेज के लिए या फिर मैम हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है राइट। कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं, माइंड को कुछ चाहिए कि करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और वो तो टाइम मैम कितना जा रहा है पता ही नहीं चल रहा 3 से है, 4 घंटे आराम से बिल्कुल कुछ भी भी नहीं पता चलता लग जा रहा रहा है, है। देखते जा रहे हैं, मतलब यूजलेस। अब तो मैम मतलब सच बताऊं तो कि एक टाइम बाद, मतलब एक टाइम ऐसा था जब मेदांश 9th और 8th में था, जब मुझे इतना उसके पीछे नहीं भागना पड़ता था, करना पड़ता था।
10th आई तो चलो उसने बच्चे ने खुद की उसकी मेहनत थी, उसकी जो ट्यूशन वाली टीचर्स थे, स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने बहुत मतलब एफर्ट्स किए हैं। जी जो उसकी ट्यूशन वाली टीचर थी उनके बहुत अच्छे मतलब अच्छे खासे एफर्ट्स थे। मिधांश जो था वो मतलब कंटिन्यूअसली कभी 7 घंटे पढ़ रहा है बैठ के, कभी 8 घंटे पढ़ रहा है। मुझे नॉर्मली कहना नहीं बच्चे पड़ा, इतनी सिटिंग लेते नहीं नहीं है, मुझे कभी बोलना नहीं कहना पड़ता पड़ा, है। कभी हाँ, भी नहीं कहना पड़ा कि मिधांश पढ़ पढ़ ले। लो। मिधांश की जो बोर्ड्स हैं उससे जस्ट 1 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई, तो मुझे बहुत टेंशन थी कि अब मेरी सर्जरी हो गई, अब मिधांश को कैसे करवाऊंगी, कैसे करूंगी। बिल्कुल। बट उस बच्चे ने इतना अच्छे से कर लिया कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे बहुत कुछ उसके आई साथ थिंक वो एक्स्ट्रा हैबिचुअल हो एफर्ट्स। गया ना, बिकॉज फ्रॉम द बिगनिंग आपने यही उसको सिखाया कि बेटा सिटिंग लेनी है, खुद पढ़ना है। मैम और उस बच्चे ने ना कहते हैं ना कि वो महाभारत में कि मछली की आंख पे फोकस करो। मैम इतनी यंग एज में उस बच्चे ने ना एक गोल बना लिया अपना कि मुझे कुछ बनना है, ठीक है, और वो अब उसी आंख के ऊपर फोकस करके बैठा है, और वो अभी भी अपनी घंटों क्लासेस ले रहा है, और वो मुझे उफ तक करता नहीं आके कि मम्मा कि टायर्ड, बस मुझे बहुत उफ हुआ, तक नहीं ऐसा करता, नहीं है। नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो वो बहुत अच्छे से कर रहा है। और एक बात और जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया मुझे कि आपने कुछ जो मेडिसिन हैं और उन सब पे कुछ मतलब ये PIL बच्चे भी हाँ देख पाए उस चीज को। मेरी मैम 2024 में जो है मैंने PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी ओके। कि अब इसकी भी एक छोटी सी आपको मैं स्टोरी बताती हूँ कि ना मिधांश, मुझे याद है अच्छे से, जब 8th या 9th की बात है शायद, तो ना मैं मैम ग्रोसरीज लेकर आई थी घर पे ना। ओके। तो यूजुअली बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, मेरी बिटिया जो है कभी भी हम ग्रोसरीज लाते हैं ना तो बैठ जाती है फैला के कि भी क्या लाए हो, क्या लाए हो। तो मिधांश भी बैठा था उसके साथ, तो वो मिधांश उस चीजों को ना ऐसे 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 टच कर रहा था, मुझे बार बार पूछ रहा था मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। तब मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि मिधांश को मैं एक तरफ तो एजुकेशन 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 करवा रही हूँ, दूसरी तरफ हमारी ही सोसाइटी के अंदर फिर से ये बच्चा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट कि ये क्या है, ये कैसे है। तब मेरे माइंड में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ब्रेल होनी चाहिए ताकि बच्चा इजीली पढ़ सके और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। चलो ये तो बात मैम ग्रोसरीज की है, जो मेडिकल जो होती है, दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं। अगर मान लो कोई ब्लाइंड पर्सन जो है वो मेडिसिन लेने जा रहा है, क्या भरोसा है कि सामने वाला उसको वो सही मेडिसिन दे रहा है कि नहीं दे रहा, एक्सपायर्ड ना दे दे। तब मेरे माइंड में आया, तब मैंने मैम जो है निशांत सर है, वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका भी देखो महादेव ने कैसे एकदम लिंक किया कि उनके जो खुद के जो फादर हैं वो भी ब्लाइंड है, और किसी के थ्रू मुझे उनका नंबर मिला और उन्होंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लिया, उससे 1 रुपया तक नहीं लिया उन्होंने मुझसे। और इसकी PIL 2024 में हम लोगों ने लगाई कि जितना भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं और जितनी भी मेडिसिन आती है ना उसके ऊपर ब्रेल मेंशन होनी क्या चाहिए। लगता है आपको ये कब तक जो है मतलब लागू हो जाएगा? मैम अभी तक मेरे पास किसी भी तरह की कोई सेकंड डेट नहीं आई है, क्योंकि मैम ये जो केस है वो मिधांश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, पूरे भारत की बात है। तो मैम इसको वक्त लगेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, तो एक जो बहुत पुरानी हिस्ट्री चली आ रही है उसको तोड़ना है, तो मैम वक्त तो लगेगा। बिल्कुल, कुछ हासिल करने में वक्त तो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑफर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जी तो मैम मे जी, बी वेट एंड वॉच कर रही हूँ मैं कि कब तक होगा, तो उम्मीद है कि जल्दी होगा। इट्स रियली इंस्पिरेशन फॉर एवरी मदर एंड आई थिंक आपकी तरफ से मैं एक मैसेज चाहूंगी हमारे टीचर्स को और हमारे जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, जो सोचते हैं कि ये बच्चे सिर्फ यहीं तक सीमित हैं, कुछ नहीं कर सकते। सो मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज दें और उनको भी मोटिवेट करें कि किस तरह से वो बच्चों को जो है इस उसमें भी आगे लेके जा सकते हैं और किस तरह से ये बच्चे जो हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो भी सोसाइटी में लोग हैं, कि सबसे पहले तो मैम पेशेंस लाइए, कि टीचर्स में भी आजकल मैं देख रही हूँ पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। बच्चों के अंदर तो हो ही गया है और टीचर्स के अंदर भी बहुत कम हो गया है। कि मैं भी समझती हूँ मैम कि 35-40 बच्चों की क्लासेस को संभालना बहुत मुश्किल होता है, और पेरेंट्स के अंदर भी जो है पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है कि वो कुछ भी बच्चा अगर मान लो आपका टाइम मांग रहा है या कुछ भी कह रहा है, कुछ भी चीज मांग रहा है, तो आप 1 मिनट लगती है मैम उसको कि टाइम देने की बजाय ना आप उसको वो चीज हाथ में पकड़ा देते हो कि ये ले, ये फोन ले ले और तू जो जा बैठ जा, मेरे को काम करने दे। तो मुझे लगता है कि अपना जो टाइम है वो अपने बच्चों को दीजिए,
क्योंकि देखिए एक एज के बाद तो आपके बच्चे भी खुद बाहर चले जाएंगे, जो कि आजकल सोसाइटी में है ही कि बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। बाहर इन द सेंस कि 12th के बाद तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही। तो वो जो 12th तक का जो टाइम पीरियड है वो आप अपने बच्चे को प्लीज बहुत टाइम दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह की जबरदस्ती या तूने ये लेना है कि मैं तुझे कह रही हूँ तुझे समझ नहीं है, अगर जब आप बार बार बच्चे को ये बोलते हो ना कि नहीं तुझे समझनी है तुझे समझनी है, तो वो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर आ जाता है कि सच में शायद मेरे अंदर समझ नहीं है। तो वो उस बच्चे के साथ इतना बुरा होता है उस माइंड के अंदर कि वो बच्चा आगे जाके कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता उसके अंदर। अगर वो सच में कुछ काम करना भी चाहे ना तो उसको लगेगा नहीं मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज बच्चों को ये कहना बंद कर दीजिए कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं उनको समझाइए बैठ के कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है, रदर देन कि उनको एकदम से प्रोवोक करना कि नहीं ये गलत है तुझे समझ नहीं है तुझे कुछ नहीं पता। दूसरा जो है पेरेंट्स और जो टीचर्स, वो जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स भी हैं और जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स भी हैं। तो दोनों ही तरफ है कि चलो मैं मानती हूँ कि जॉब का बहुत प्रेशर है आजकल टीचर्स के ऊपर जो है वो पेरेंट्स भी हैं। तो बीइंग अ टीचर भी आप अपने बच्चों को जो है, मैंने काफी टीचर्स को देखा है जिनके बच्चे जो है कंप्लेन करते हैं कि वो बाहर तो बहुत अच्छी टीचर हैं बट घर पे वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते बच्चों। तो वो जो वो टीचर वाला जो होता है ना एक डंडा, वो अपने घर पे अपने बच्चों के लिए उन्होंने लेकर आते हैं साथ में। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो ठीक है, ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है। आपका बच्चा जो है जैसा है, प्रकृति ने उसको कुछ ना कुछ एक काबिलियत देकर भेजा है, उसको ढूंढिए और जो नेचर ने दिया है उसको ही नर्चर कीजिए प्लीज। और कैसे भी करके अपने बच्चों को इमोशनली जो है टूटने मत दीजिए। थैंक यू सो मच। या इसमें एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, शायद आइंस्टाइन जो है उनकी मदर ने जी, बोला था, लेटर जी। जो स्कूल ने दिया था जी कि हाँ, आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है या आप कोई इसको ले टीचर जाइए। ऐसा नहीं बना है जो आपके बच्चे को पढ़ा ले। जी सो मदर ने कहा था कि मेरा बच्चा, उसको पढ़ के दिखाया था वो लेटर, कि मैम ने लिखा है कि हमारे पास ऐसी टीचर टीचर नहीं है नहीं जो है तुम्हें पढ़ा इतने पाए, इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ा जो पाए। पढ़ा सो पाए। वो छोटी सी बात ने उस बच्चे को देखो क्या बना दिया, कितना बड़ा साइंटिस्ट बना है बिल्कुल वो। मैम, ऐसे ही जो ब्लाइंडनेस है ना वो एक बाउंड्री है। अगर हम यहाँ डाल देंगे ना दिमाग में कि ब्लाइंड है या कुछ भी, हाँ, कोई भी it's not about डिसेबिलिटी, blind, हाँ कुछ भी प्रॉब्लम कुछ है, भी हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटीज है या कुछ भी, मतलब हर एक इंसान में, आज मैं और आप भी है ना, तो हम परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल कुछ ना कुछ हमारे भी फियर होते हैं। बिल्कुल, तो अगर हम यहाँ भर देंगे ना तो मैम वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा बच्चा। राइट, तो प्लीज उस बच्चे को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए जी, और उसको कोऑपरेट कीजिए, बच्चा सब कुछ कर लेगा। बिल्कुल। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए और आपने बहुत ही मोटिवेशन स्टोरीज जो बताई, इट्स नॉट स्टोरी, रियल लाइफ जो आपने है अपने हमारे पेरेंट्स को बताया, और जो हमारे नॉर्मली कोई भी ऑडियंस जो इसको देख रही है पॉडकास्ट को, आई थिंक वो बहुत मोटिवेट होंगे और अपने बच्चों को, नॉट ओनली लाइक जो बच्चे ब्लाइंड है या कुछ भी अदर डिसेबिलिटी है, आई थिंक कुछ भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल बच्चा भी है, उसको किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, इस चीज में बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।